आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। बड़ा अच्छा, बहुत सिंपल और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। क्या बोलता है? द इफेक्टिव पॉपुलेशन, कहता है द इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड एनिमल्स स्पीशीज विल बी हायर व्हेन द सेक्स रेशियो नंबर ऑफ रिप्रोड्यूसिंग मेल्स टू द नंबर ऑफ रिप्रोड्यूसिंग फीमेल। अब देखो, जहां भी कहीं आपको ये बात आती है ना कि जो इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज है, ठीक है, डिप्लॉयड एनिमल्स का, वो हाईएस्ट कब होगा? देखो, हाईएस्ट हमेशा ये होता है जब आपका बैलेंस सेक्स रेशो होता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, ऐसे में जो आपका मेल रेशो फीमेल है वो हमेशा 1:1 होगा। तो ये 1 इज द करेक्ट आंसर। इसमें थोड़ी सी और एडिशन हम क्या कर सकते हैं, जो अगर हम डिटेलिंग में जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप ले सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें क्या, द प्रोडक्शन ऑफ, फटाफट देखिएगा, प्रोडक्शन ऑफ मेल टू फीमेल 1:1, ये सबसे कॉमन इवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रैटेजी है। मोस्ट कॉमन इवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रैटेजी। क्यों? क्योंकि प्रोजेनी को मेंटेन भी तो रखना है ना भाई। अगर रेशो डिस्टर्ब होगा, सेक्स रेशो डिस्टर्ब होगा, तो रिप्रोडक्शन कैसे सक्सेसफुली होगी? ठीक है, विच इज लेड बाय फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नेचुरल सिलेक्शन ड्यू टू कंपटीशन फॉर मेट्स अमंग द इंडिविजुअल, ठीक है, ऑफ द सेम सेक्स। अब मान लो कहीं पे 5 मेल है और 2 फीमेल है, तो उनमें कंपटीशन बढ़ जाएगा मेल्स में कि कौन रिप्रोड्यूस करेगा। ऐसे अगर रिवर्स है कि 1 मेल है और 5 फीमेल है, तो उन फीमेल में कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसीलिए सबसे अच्छा हेल्दी और इवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रैटेजी में क्या है कि जो मेल रेशो फीमेल है या फीमेल रेशो मेल है, वो हमेशा 1:1 रहे, या इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल। क्या ये क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी बताओ। बी कैसे करेक्ट हो सकता है? बी करेक्ट नहीं है, ए ही करेक्ट है भाई। आपने गलत देख लिया दीपक सोनी, दोबारा देख लेना। ये क्वेश्चन कई बार नीट में भी आया हुआ है। ए ही करेक्ट है, 1:1 होगा बाबूजी। ठीक है, कभी ऐसा सुना है आपने? 1:1 होगा। अगर आपको मतलब इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज चाहिए, हाईएस्ट चाहिए, तो अगर, क्योंकि जब तक आप बराबर मेल बराबर फीमेल नहीं लेंगे तो रिप्रोडक्शन सुटेबल ही नहीं चलेगी ना भाई। 1:1 तो रखोगे, ठीक है, 1:1 तो रखोगे ना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये आपने बचपन से इसको करते आ रहे हो क्वेश्चन को, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आप अपने चाइल्डहुड से करते आ रहे हो। जिन्होंने भी बायोलॉजी पढ़ी है उनको ये बात पता है, जिन्होंने भी बायोलॉजी पढ़ी है उनको ये बात पता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय व्हिच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जब भी आप नाम सुनते हैं तो सबसे पहला दिमाग में जो नाम आता है वो डार्विन का आता है, और रिचा मैम ने आपको खूब पढ़ाया था, ठीक है, ये डार्विन का नाम आता है, ठीक है, वहां पे। लेकिन आपको ये बात शायद आप भूल जाते हो कि अल्फ्रेड रसल वैलेस जो साहब थे, ठीक है ना, तो इसमें ये थ्योरी कहती क्या है आपकी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, की भाई पहले इसके अंदर क्या होगा, वेरिएशन होगा, फिर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा, फिर नेचुरल सिलेक्शन होगा, ठीक है ना, और वेरिएशन एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन आता है। तो मोर इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस इन ईच जनरेशन दैट कैन सर्वाइव, ठीक है, तो मोर इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस that can in each generation, ठीक है, that can survive। या फिर आप कह सकते हो कि जो रिप्रोडक्टिवली फिट पाया जाएगा वो सरवाइव करेगा लास्ट में, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। अब इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है, इनका, चार्ल्स डार्विन का ही साहब का और अल्फ्रेड रसल वैलेस, इन्होंने इनकी हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया था, ध्यान रखना, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन जो करेक्ट मिलेंगे आपको, चार्ल्स डार्विन भी करेक्ट है और अल्फ्रेड रसल वैलेस भी करेक्ट है। ये आप पढ़ेंगे तो आपको मिल भी सकता है कि दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसा है। तो अल्फ्रेड रसल वैलेस साहब जो थे वो
इसको सपोर्ट किया था, इसके पेपर को, चार्ल्स डार्विन के, ठीक है, अल्फ्रेड रसल वैलेस। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन में, ठीक है, इन दोनों का इसमें नाम आता है हमेशा। तो 2 करेक्ट आंसर होंगे यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, एक तो आपका ए और एक आपका सी। क्लियर है? जल्दी बताओ फटाफट, क्लियर है कि नहीं है? ए और सी इज द करेक्ट आंसर, चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड रसल वैलेस। अब इसमें एक बात आप और ध्यान रखिएगा, लेमार्क का तो आपको पता ही है, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ठीक है। इनका ये कहना था कि अगर आप कोई ऑर्गेनिज्म आपका यूज हो रहा है तो वो कंस्टेंटली डेवलप होता रहेगा, और अगर कोई नहीं हो रहा है तो भाई वो एक्सटिंक्ट भी हो सकता है विद टाइम, ठीक है। फिर जॉन कुवियर जो थे, इन्होंने डिस्कार्ड किया था जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन है, जॉर्ज कुवियर साहब जो थे, इन्होंने इसको डिस्कार्ड किया था। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 17 तक? आगे चल रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे चल रहा हूं मैं। कोई डाउट तो नहीं किसी को 17 तक? चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, एनटीए नेट जेआरएफ में भी 3-4 बार आ चुका है। ये थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ लाइक आइसलैंड बायोजियोग्राफी व्हिच वाज गिवन बाय मैकआर्थर एंड विल्सन, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है नेट जेआरएफ में भी, इसको ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहीं फिर कहो जी पता ही नहीं था हमें तो, ठीक है। तो क्या कहता है इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू द मैकआर्थर विल्सन इक्विलिब्रियम मॉडल ऑफ आइसलैंड बायोजियोग्राफी, ये थ्योरी इन्होंने दी थी दोनों ने, which one or more of the following factor affect the extinction rate on the Iceland, कि extinction rate को कौन इफेक्ट करते हैं। तो इसमें पहले हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जो आपको पता होने चाहिए, कि जो आपकी एक्सटिंक्शन रेट है, ठीक है, एक्सटिंक्शन रेट जो आपकी एक्सटिंक्शन रेट, कि किस रेट से ऑर्गेनिज्म जो है आपका एक्सटिंक्ट होगा वहां पे, या गायब हो जाएंगे। तो ये बेसिकली डिपेंड करती है साइज ऑफ आइसलैंड, ठीक है। जो आइसलैंड का आपके साइज होगा उस पर ये बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, जो आइसलैंड है उसके साइज पे डिपेंड करेगी। फिर आपको ये ध्यान रखना है, स्मॉलर द आइसलैंड हायर इज द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, तो जितना छोटा आइसलैंड होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ एक्सटिंक्शन होगी, बिकॉज लार्जर आइसलैंड कंटेन मोर रिसोर्स एंड हैबिटेट। इस पे ये भी ध्यान रखना है, अगर आइसलैंड बड़ा होगा तो उस पर रिसोर्स और हैबिटेट ज्यादा होंगे, एंड आर दस एबल टू सपोर्ट मोर लाइफ। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट है कि साइज ऑफ आइसलैंड बहुत मैटर करेगा। अगर छोटा आइसलैंड होगा तो उस पर रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे ना तो रिसोर्स ज्यादा होंगे ना हैबिटेट होगा ऑर्गेनिज्म के लिए। वहीं कहीं बड़ा आइसलैंड होगा तो उस पर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे ज्यादा रिसोर्सेज हैं और ज्यादा हैबिटेट है। तो यहाँ पे बस आप चूज कर लो अब इसमें से जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। कहता है कि एक्सटिंक्शन रेट ऑफ द आइसलैंड किस पे डिपेंड करता है, तो सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ आइसलैंड पे, एक ही है इसमें, एरिया ऑफ आइसलैंड इनकी थ्योरी के हिसाब से। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ, एरिया ऑफ आइसलैंड विल बी द करेक्ट आंसर, एरिया ऑफ आइसलैंड विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अरे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो भाई, ऐसे थोड़े बात बनेगी। अगर डाउट है तो पूछो, और वरना मैं आगे चलूं। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस वाला ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर? डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मुझे बताओ इन चारों ऑप्शन में डिस्टेंस वाला ऑप्शन है रितंबरा? तो फिर क्यों उस पर आप दिमाग लगा रहे हो? जो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ उस पर क्यों दिमाग लगा रहे हो? आपको तो क्वेश्चन के हिसाब से देखना है ना, ठीक है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से सोचना है कि क्वेश्चन में क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आइसलैंड एरिया विल बी द करेक्ट आंसर। चलो आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये बार बार जो वही डार्विनिज्म को लेके बड़ा टारगेट हुआ है इस बार, कोई डार्विन का फैन था, काफी क्वेश्चन इस बार है डार्विनिज्म से 2021 में। क्या कहता है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर द नेचुरल सिलेक्शन टू शेप लिम्ब लेंथ इन द पॉपुलेशन। तो क्या कंडीशन रहेगी कि नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो लिम्ब लेंथ को पिकअप करे फ्यूचर जनरेशन के लिए, मतलब कि लिम्ब लेंथ उसमें पिकअप हो, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका नेचुरल सिलेक्शन है उसको डिराइव करने के लिए हमारे 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना नेचुरल सिलेक्शन के लिए। नंबर वन क्या होगा? नंबर वन होता है जी आपका रिप्रोडक्शन उसमें,
ठीक है, रिप्रोडक्शन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिप्रोडक्शन है। नंबर 2 क्या है उसमें? हेरिडिटी, मतलब जो वेरिएशन है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाने चाहिए। और नंबर 3 जो आपका वेरिएशन इन फिटनेस, तो जो आपकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस है उसमें वो ट्रांसमिट होना चाहिए और फिट वाला ही सरवाइव करेगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके केस में, है ना। अब इसमें कहता है कि जी आप इसमें से करेक्ट आंसर को पिक करो। कौन सी कंडीशन में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर नेचुरल सिलेक्शन टू शेप द लिम्ब लेंथ, कि लिम्ब लेंथ को वो शेप करे। देखते हैं भाई क्या क्या ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन देखो, कहता है इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन वेरी इन द लेंथ ऑफ देयर लिम्ब। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये एक पैरामीटर हो गया जो हेरिडिट्रिकली वेरी कर रहा है उनके अंदर, तो ये तो पिक होगा। ठीक है, दूसरा कहता है कि लिम्ब लेंथ इंक्रीज इन इंडिविजुअल विथ रिपीटेड यूज। नहीं, रिपीटेड यूज नहीं होगा। ये किसका सपोर्ट हो गया? ये तो लेमार्किज्म का सपोर्ट हो गया, तो ये तो गलत हो गया। रिपीटेड यूज नहीं होगा। ठीक है, यूज एंड डिसयूज का आर्गुमेंट तो किसका था? लेमार्क का। यूज और डिसयूज का जो है वो लेमार्क साहब का था, तो ये तो गलत हो गया कि रिपीटेड यूज जो कर रहे हैं उनके अंदर डेवलप मिलेगी। नहीं भाई, ये तो लेमार्किज्म है। ऑफस्प्रिंग इनहेरिट द लिम्ब लेंथ ऑफ देयर पेरेंट्स। बिल्कुल सही बात है, मैंने यहाँ बोला ना कि हेरिडिटी जरूरी है, तो सी भी पिक हो गया। डी में क्या कहता है? लिम्ब लेंथ इन्फ्लुएंस रनिंग स्पीड एंड दस देयर एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। बिल्कुल सही बात है, वो इस बात को डिसाइड करेगी कि कितना तेज वो भाग पाएगा और वो कितना सरवाइव कर पाएगा और रिप्रोड्यूस कर पाएगा। क्योंकि रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो मैंने बोली ना आपको, रिप्रोडक्टिव फिटनेस को तो ये डिराइव करेगा ही। तो ये भी हो गया, तो ए, सी और डी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गए, क्योंकि जो बी स्टेटमेंट है वो लेमार्किज्म को सपोर्ट कर रहा है। तो आपका एक तो ए पिक होगा इसमें से, एक आपका सी पिक होगा और एक आपका डी पिक होगा। तो यहाँ पे ए, सी और डी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सिंपल सा क्वेश्चन है डार्विनिज्म के ऊपर, कुछ इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं है। डार्विनिज्म के काफी क्वेश्चन पिक हो रहे हैं और ऋचा भारद्वाज मैडम ने बहुत अच्छे से आपको ये थ्योरी सारी पढ़ाई है। डार्विन, लेमार्क जो साइंटिस्टों का काम था, और उससे पहले अन्य मैडम के कोर्स में भी ये है एवोल्यूशन में काफी डेप्थ में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताओ। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। लॉजिक बस आप देखो, क्योंकि ये एग्जाम ना लॉजिक का है, जो मुझे लगा ना इसमें छोटे छोटे लॉजिक काम करेंगे आपके, छोटे छोटे लॉजिक काम करेंगे इसमें आपके। ठीक है, इसमें आपके छोटे छोटे लॉजिक काम कर रहे हैं। जब मैं इस एग्जाम को देख रहा हूँ क्लियर से, तो छोटे छोटे लॉजिक दिख रहे हैं सिर्फ मुझे, और कुछ नहीं दिख रहा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कहता है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आपने खूब पढ़ा हुआ है 11th-12th में बायोलॉजी में। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पॉसिबल रीजंस फॉर लिंकिंग डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन एलील्स एट टू लोकाई। अब देखो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए भाई, एलील क्या होता है। एलील क्या है? ठीक है, तो एलील कुछ नहीं है, अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ ए जीन। अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ ए जीन, अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ ए जीन। ठीक है, अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ ए जीन। यहां पे लिख लो फटाफट, ये जो है अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ अ जीन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऐसे होता था ना आपका टी टी, स्मॉल टी टी, ये क्या है? रिसेसिव, ये क्या है? डोमिनेंट। ठीक है, अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, ये हो गया। अब कहता है लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे दो टर्म आप पढ़ते थे, अगर जीन जो है इंटैक्ट रहे, उसमें कोई वेरिएशन ना आए, लिंकेज की प्रोसेस होती थी। और इसके अपोजिट में एक होता था, अगर आपको याद आ रहा हो, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर, तो जितना ज्यादा शफलिंग होगी कैरेक्टर की, या जितने जीन आपके एक्सचेंज करेंगे, कैरेक्टर एक्सचेंज करेंगे, तो वो क्रॉसिंग ओवर को उतना प्रमोट करेगा। और नेचुरल सिलेक्शन जो है या डार्विन की थ्योरी है, वो क्रॉसिंग ओवर या मोर वेरिएशंस को सपोर्ट करती है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, और ये जो इसमें दिया हुआ ना लोसाई, लोसाई कुछ नहीं होता, स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द क्रोमोसोम जहां पे जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। तो दो अलग अलग लोकस होंगे जहां पे जीन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि होमोलोगस पेयर होता है ना। ठीक है ना, होमोलोगस पेयर होता है ना, ये तो सबने पढ़ा हुआ है।
अब देखो इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल रीजन फॉर लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम, मतलब लिंकेज नहीं है। लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या है? अगर लिंकेज इक्विलिब्रियम कहता मतलब लिंकेज है, और अगर लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम कह रहा है मतलब क्या है? क्रॉसिंग ओवर है या वेरिएशन है। क्रॉसिंग ओवर या वेरिएशन की बात कर रहा है, क्योंकि लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम हो गया ना। क्या इतना समझ में आया क्वेश्चन को पढ़ के कि लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि सपोर्ट किसको कर रहा है? क्रॉसिंग ओवर को, वेरिएशंस को। ठीक है ना? अब देखो क्या कहता है। हाँ, तो एक तो क्या, तो ये कौन सपोर्ट करेगा कि जब अगर जो विद इन द लोकाई होंगे, विद इन द लोकस होंगे, वो कम रहे, और अक्रॉस द लोकस होंगे, दो लोकस पे जो होंगे उनमें रेट ज्यादा रहे रिकम्बिनेशन की, तो पहला फैक्टर तो इसको सपोर्ट करेगा भाई। ठीक है, लो रिकम्बिनेशन रेट बिटवीन द लोसाई। ठीक है, तो जब आपका क्या कहते हैं लो रिकम्बिनेशन रेट होगी, तो आपको सपोर्ट करेगा वो। कहाँ पे? क्योंकि बिटवीन द लोकस बोल रहा है ना, अक्रॉस देम नहीं बोल रहा। ठीक है, तो सेम क्रोमोसोम पे तो नहीं सपोर्ट करेगा, जो आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उन पे सपोर्ट करता है, तो अक्रॉस सपोर्ट करेगा। तो ये तो हो ही गया एक इसके फेवर में कि लो रिकम्बिनेशन, जस्ट अ मिनट, कि लो रिकम्बिनेशन रेट बिटवीन द लोकाई। ठीक है, तो बिटवीन द लोकाई कमी होनी चाहिए। ठीक है ना, बिटवीन द लोकाई कमी होनी चाहिए। ठीक है, तो दो अलग अलग लोकाई पे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे हाई रिकम्बिनेशन रेट बिटवीन द लोकाई, ये तो गलत है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नेचुरल सिलेक्शन, ये तो बिल्कुल करेगा भाई, नेचुरल सिलेक्शन जहां पे वेरिएशन ज्यादा होंगे वो करेगा करेगा। पॉलीप्लॉइडी को सपोर्ट नहीं करता। पॉलीप्लॉइडी तो जब आपकी कॉपी रेप्लिकेट हो जाती है, इंस्टेड ऑफ 2n इट विल बी 3n 5n 7n, ये आपने पढ़ा होगा पॉलीप्लॉइडी। जैसे ट्रिटी के लिए है ना आपका सिकेली सिरेली और राइस से जो बना हुआ है, हेक्साप्लॉइडी व्हीट। ठीक है, व्हीट की हेक्साप्लॉइडी ट्रिटी के लिए जो है। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं आपके, आपने पढ़े हुए हैं, तो वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन और लो रिकम्बिनेशन रेट बिटवीन द टू अलील, उसको ये सपोर्ट करेगा, ये ध्यान रखना है। और ये पॉसिबल रीजन है लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम के लिए, कि अगर आपकी रिकम्बिनेशन रेट विद इन द लोकस लेस है और अक्रॉस द लोकस ज्यादा है तो सपोर्ट होगा, और नेचुरल सिलेक्शन है तो सपोर्ट होगा, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन ऑटोमेटिकली अपने जो है वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बाद ही नेचुरल सिलेक्शन आता है, तो वेरिएशन तो वहां ऑटोमेटिकली है। तो ए और सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का। क्या ये सबको क्लियर है? जल्दी बताओ। ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी बताओ भाई। सब +1 +2 की जेनेटिक्स है, ये कुछ नहीं है, आप लोगों ने इसको ऐसे ही थोड़ा सा आगे प्रमोट कर रखा है। +1 +2 की जेनेटिक्स है और कुछ नहीं है भाई। जल्दी बताओ फटाफट, क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 20 तक। चलो, अच्छा गाइस, क्योंकि हमारी जो है नेक्स्ट क्लास जो है स्टार्ट होने वाली है नेट की, बट कल हम 2 घंटे का एक सेशन लेंगे, क्योंकि कल सेंटर पे ऑफ है। तो होपफुली कल की जो क्लास है वो 4 बजे से ही स्टार्ट हो जाएगी, और 4 से 6 तक क्लास होगी, जिसमें हम कम से कम भी होपफुली 35 क्वेश्चन आपके पूरे कवर हो जाएंगे, और ये पेपर खत्म हो जाएंगे दोनों। आज 8th है, यू स्टिल हैव 4 डेज। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आराम से इसको कराएं, कोई ऐसी जल्दीबाजी नहीं है। और आप लेकिन जितने जितने मैं करा रहा हूँ उतने उतने करते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि तभी बात बनेगी। ठीक है ना, तो हम 2 घंटे का एक सेशन रखेंगे। ठीक है, उसमें हम इसको कर देंगे पूरे को, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। ठीक है, तो हम इसको कल 2 घंटे का एक सेशन लेंगे, 4 to 6 का या 4:30 to 6:30 का, और इसको हम खत्म करेंगे कल पॉसिबली। कल जहां तक है इसमें और 35 क्वेश्चन जो बचे हैं वो आधे आधे करके 2 बार में 17 करके हम कर लेंगे, हो जाएंगे। सो विद दिस आई विल स्टॉप हियर, बिकॉज वी हैव दिस अदर क्लास फॉर इकोलॉजी। ठीक है, तो आप इतने करिएगा इतने, उसके अलावा क्वेश्चन मेरे पे सारे हैं, ये मैंने मतलब ऑलरेडी वी आर डन विद द मोस्ट ऑफ द देम। ठीक है, तो कुछ दिक्कत है नहीं, इंक्लूडिंग द न्यूमेरिकल एंड एवरीथिंग विद लॉजिक्स, तो आप इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। तो हम इसको कल आपका डन हो जाएगा। आज 8th है, तो मोस्ट प्रोबेबली 10 से पहले इसको आपको करके वाइंड अप मिल जाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड्स आपको अवेलेबल होंगे सारे गूगल क्लासरूम पे, सो बी देयर एंड डू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है, और लिंक करना जो आपने थ्योरी पढ़ी है, कि मैंने एक चीज कहाँ पढ़ी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि किस टीचर ने आपको पढ़ाया।
ठीक है, कि किसने सेक्शन लिया, ठीक है, तो वो आपको पता होना बहुत जरूरी है, तभी उसको आप 100% एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सो विद दिस आई विल टेक योर परमिशन, मैं आपको मिलूंगा कल, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।